गुड बिजनेस कम्युनिकेशन एक बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन है आज। एक सेकेंड। गुड इवनिंग गाइस। I'm gonna wait for a minute for people to join in. Good evening यार, गुड इवनिंग। मैं तब तक नोट्स अपलोड कर लेती हूँ, मैं 1 मिनट दूंगी आपको। बिजनेस एनवायरनमेंट, आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? बिजनेस एनवायरनमेंट की रिवीजन के हिसाब से ही करना है, राइट? आप लोग पढ़ चुके हो, पूरा टेस्ट भी दे चुके हो, जिस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस भी रहा है। आई थिंक उस टाइम पे आप लोगों का रिवीजन करना अभी बाकी था, बट ऐसे समझिए फाइनल रिवीजन की जैसे पढ़ेंगे हम, फास्ट में सब कुछ कवर कर लेंगे। I'll give you just few more minutes. लास्ट चैप्टर के टॉपिक्स कुछ बाकी हैं आपके। अच्छा, बाकी लोग कहाँ है? कोई क्लास में है क्या? क्योंकि मुझे बहुत सारे एनरोलमेंट्स थे इस क्लास के लिए, मुझे स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। Where are the other people? नहीं है क्या कोई क्लास? ठीक है, तो फिर 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। हमारा एमटीपी का एक टेस्ट है, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं अभी ही आपको बता रही हूँ ऑलरेडी कि हमारा 4th को एक टेस्ट होने वाला है। ओके, टाइमिंग्स मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, बट 4th को आपका टेस्ट होने वाला है। मुझे भी अभी तक टाइम स्लॉट्स नहीं पता है, इसकी वजह से मैंने शेड्यूल नहीं किया है, बट आप लोग प्लीज आ जाइएगा क्लास में। पर मुझे एक बात सच्ची बताइए, आपको जरूरत है क्या उस टेस्ट का? देखो, मुझे ना रखना है क्लास, इट्स लाइक मेरे लिए कंपलसरी है वो। तो आपको जरूरत नहीं होगी तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी, आधे घंटे का सेशन लूंगी। बट अगर जरूरत है ना तो मैं आपका फुल फ्लेजेड टेस्ट लेने के लिए रेडी हूँ। अब इसमें मैं सिर्फ एमटीपी के क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, दैट्स इट। आपका बाकी कुछ नहीं लेना है। रख लें, ठीक है, चलेगा। 4th को रखने वाली हूँ मैं, यस। हाय अस्मिता, आई एम गुड यार, हाउ आर यू? चलिए, इसके बाद कौन से क्लासेस हैं आपके, मुझे बताइए तो। कितने बजे क्लास है इसके बाद आपकी? एलान है शायद आपका, राइट? 7 बजे डायरेक्टली। ठीक है, हमारा हो जाएगा तब तक। मोस्टली हमारा आज हो जाना चाहिए। अगर आज हमारे तीनों चैप्टर्स कवर नहीं होते हैं तो हम लोग देखेंगे, फिर इसको कल पे पुश कर देंगे हम थोड़ा सा, नहीं तो 7 बजे तक लेके खत्म कर देंगे यार हम लोग। देखते, चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट। आर यू गाइस रेडी टू स्टार्ट? रेडी है सब लोग? पढ़ लेते हैं, चलिए। अभी सबसे आसान सब्जेक्ट है आपके पूरे सिलेबस का, पूरे सीएसडब्ल्यूटी के, नो इनफैक्ट मैं बोलूंगी पूरे सीएस करिकुलम का सबसे इजी सब्जेक्ट है। देयर इज नथिंग मच टू डू इन दिस चैप्टर, इन दिस सब्जेक्ट। लेट्स जस्ट डू द व्हाटएवर रिक्वायर्ड, जितना नेसेसरी इंपॉर्टेंट है उतना करेंगे सिर्फ आज। वर्ड एंटरप्रेन्योर का मतलब ये कौन से वर्ड में से आया है मुझे बताइए। ये फ्रेंच वर्ड में से इसको यहाँ पे क्या किया है, डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है अंडरटेक करना। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को ओन करता है, ऑपरेट करता है। ओके, नया बिजनेस भी लाता है, मोस्टली रिस्क भी उसका होता है और रिवॉर्ड्स भी वही एंजॉय करता है। एक इनोवेटर होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। एक इनोवेशन कुछ जो लाता है, नया आइडियाज लाता है, नए गुड सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? It is both the study of how businesses are created as well as actual process of starting a new business. ओके, नए सर्विसेज और नए गुड्स लेके आता है, इनोवेटिव होता है, रिस्क उसके होते हैं, रिवॉर्ड्स उसके होते हैं, ओन करता है वो बिजनेसेस को। एंटरप्रेन्योर्स एक की रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। ये चीज आपको शायद पूछी जाए कि की रोल कौन प्ले करता है। आपको ऑप्शंस क्या दिए जाते हैं ऐसी जगह पे? हाय आराधना, ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमी में किसका होता है? एंटरप्रेन्योर्स, मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, उसमें से आपको एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? देखो, प्रॉफिट्स होते हैं उनके, उनको फेम भी मिलता है, कंटिन्यूड अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। यहाँ पे फेमस कुछ एंटरप्रेन्योर्स का यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, नॉट रियली इंपॉर्टेंट। मेक इन इंडिया स्कीम की बात करते हैं।
मुझे बताइए यहाँ पे कितने सेक्टर्स इकोनॉमी के मेक इन इंडिया में आइडेंटिफाई करे जा रहे हैं या कवर किए गए हैं? 25 सेक्टर्स, दैट्स ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आपको मुझे ईयर और डेट के साथ बताना है कि ये लॉन्च कब हुआ था, मेक इन इंडिया लॉन्च कब हुआ था। ये स्कीम जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर। यस, खुशी, आराधना, क्रिश, अर्पित, अनीशा, 25 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। मेक इन इंडिया जो है इसको क्या चीज को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था? इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट को एनहांस करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बेस्ट क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में होना चाहिए। चार चीजें हैं देखो, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चार चीजें हैं जो जिसको फैसिलिटेट करना है। ओके, अब लीड कौन कर रहा है इसको? डीपीआईआईटी लीड कर रहा है। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है हमारा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है। ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आपको यहाँ पे बताना है। इस पे शायद आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेक इन इंडिया के? ऑब्जेक्टिव्स क्या है मुझे बताइए। कितना हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ग्रोथ यहाँ पे टारगेट किया गया है? मुझे बताइए कितना ग्रोथ टारगेट किया था इन्होंने, कितना परसेंटेज ग्रोथ टारगेट किया है? 12 to 14, यस परफेक्ट। नहीं, 12 to 14, 12 to 14, 12 to 14 याद रखिएगा। आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स है यार बहुत बेसिक वाले। कितने एडिशनल जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करने की टारगेट करी गई है मुझे बताइए। कितना एम्प्लॉयमेंट टारगेट क्या है? हाउ मेनी जॉब्स? 100 मिलियन जॉब्स यहाँ पे इकोनॉमी में इन्होंने यहाँ पे क्या क्रिएट करने का टारगेट किया था। जीडीपी 25% से इंक्रीज करना है, जीडीपी 25% से इंक्रीज करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% तक लाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ यहाँ पे 12 to 14% और 100 मिलियन जॉब्स, दैट्स इट। अच्छा, 1 बिलियन में कितने मिलियन आते हैं बताओ मुझे? सोच रहे हो आप लोग? 1 बिलियन में कितने मिलियंस आते हैं? यस रोहित, देखिए यहाँ पे नहीं 1000 होते हैं, 1000। द पॉलिसी किस चीज के लिए कही गई? इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन कैपिटल, नए सेक्टर्स में फॉरेन कैपिटल वगैरह लाने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये पॉलिसी का अप्रोच बेसिकली है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है इन चीजों के लिए। बाकी मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे एफडीआई ने कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे लिमिट्स इंक्रीज कर दिए हैं, वो बताया है। और यहाँ पे अनवेल किया है स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे एड्रेस इन 2015। 2015 के इंडिपेंडेंस डे पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, पर ये स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च करी गई है मुझे बता सकते हो? स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, इंडिया इनिशिएटिव जो है, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था मुझे बताइए? 2016 में। बट 2015 के इंडिपेंडेंस डे पे इसको अनवील किया गया था। उस दिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था इस चीज को लेके, तो मैं बस क्लैरिटी दे रही हूँ आपको। स्टैंड अप इंडिया, चलो मुझे बताते जाइए एक बार। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के यहाँ पे बेनिफिशियरीज कौन कौन है? बेनिफिशियरीज कौन कौन है? हाँ, इसलिए याद रहेगा आपको। मेरी गलतियां निकालते टाइम आपको याद रहती है सारी। यस, और SC ST जो हमारे जो लोग हैं, जो इन पर्टिकुलर इसमें SC ST से बिलोंग करते हैं वो लोग, एंड वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अच्छा, मुझे बताइए किसने, कौन से डिपार्टमेंट ने एंकर किया है इस इनिशिएटिव को? विच डिपार्टमेंट इज एंकरिंग दिस इनिशिएटिव? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको लोन कितने से कितने तक का मिल सकता है? चलो मुझे बताइए, लोन कितने से कितने तक का लोन अवेलेबल है स्कीम के अंदर? $25 to 100, 10 लाख से 1 करोड़, सॉरी 10 लाख से 1 करोड़ तक का बोला गया है यहाँ पे आपको मिल सकता है। ओके, आपके यहाँ पे मुझे बताइए, लेट्स से कि नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, तो हमारे स्कीम के अंदर के बेनिफिशियरीज का कितना % होल्डिंग होना चाहिए उसमें?
51% का होल्डिंग होना चाहिए उनका, 51% तक का होल्डिंग होना चाहिए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पे पहले कुछ काम नहीं किया गया हो, ऐसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही ये स्कीम के अंदर पैसे आपको दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी दी गई है 18 साल के ऊपर आपका एज होना चाहिए, 18 के ऊपर आपका एज होना चाहिए, नॉन इंडिविजुअल है तो आपका 51% से ज्यादा होल्डिंग होना चाहिए, और आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। पहले भी एक यहाँ पे आपका क्लियर रिकॉर्ड चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को नहीं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, मिलता है यहाँ पे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को मिलता है एक्चुअली, बट इन दैट सिचुएशन कुछ कंडीशंस होते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बताया गया है कि मोस्टली आपको ऐसे स्कीम्स, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग है, जिसको अपग्रेड किया जाता है, बट वो अपग्रेडेशन भी जो होता है ना वो सब्सटैंशियल होना चाहिए। आपका प्री जो एग्जिस्टिंग मॉडल होता है ना उसको डिमोलिश करके अगर आप यहाँ पे कंप्लीटली रेनोवेट करते हो उसको, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी दिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ लोन कैसा होता है हमारा, कंपोजिट लोन है बेसिकली, आपको वर्किंग कैपिटल भी दिया जाता है, टर्म लोन भी दिया जाता है। यहाँ पे मुझे बताइए कितने परसेंट तक का लोन आपका यहाँ पे सीसी के थ्रू दिया जाता है, कितना परसेंटेज, सॉरी कितने अमाउंट तक का लोन आपको सीसी के थ्रू दिया जाता है? नहीं, अमाउंट पूछ रही हूँ मैं। वर्किंग कैपिटल देखिए यहाँ पे 10 लाख तक का, यहाँ 10 लाख के ऊपर का आपको यहाँ पे कहीं पे तो दिया गया है, लेट्स जस्ट सी, यहीं पे ही है, 10 लाख तक का ही अमाउंट है जो आपको सीसी के थ्रू दिया जाएगा। उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, प्रॉपर इसके थ्रू निकालना पड़ेगा आपको, लोन के जैसे। आप डायरेक्टली यहाँ पे विड्रॉ ओवरड्राफ्ट के थ्रू निकाल नहीं सकते हो, ओवरड्राफ्ट आपको दिया नहीं जाएगा 10 लाख के ऊपर। पर्पस क्या है, लोन एक नया आपको यहाँ पे जो बिजनेस है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसको एस्टैब्लिश करना है। साइज आपको बताया गया है यहाँ पे, साइज मुझे आपको पता है 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा आपको। कितना परसेंट यहाँ पे मुझे बताइए, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना परसेंट आपको यहाँ पे बैंक्स प्रोवाइड करेंगे, कितना परसेंट? 75% यहाँ पे बैंक प्रोवाइड करेगा, राइट, 75%। इंटरेस्ट रेट कितना होगा यहाँ पे दिया गया है, इंटरेस्ट रेट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट, लोएस्ट एप्लीकेबल रेट यहाँ पे आपको होगा, जो बेस रेट जो होता है प्लस 3% है ना, प्लस प्रीमियम वाला यहाँ पे लोएस्ट एप्लीकेबल रेट्स लगेंगे। सिक्योरिटी के लिए क्या क्या दे सकते हो आप मुझे बताइए? आपके पास अगर कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, CGFSIL, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगा ना, आपके बिहाफ पे गारंटी फंड बना के रखा है, वो गारंटी फंड स्कीम जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इसके अंदर। आप देखिए 7 साल तक में, 7 ईयर्स में आपका रीपेबल होता है ये। मॉनिटरिंग पीरियड यहाँ पे 18 महीने का है, 7 साल में आपको मैक्सिमम ये पे करना है, 7 साल में पे करना होता है ये। विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख आपको ओडी दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, 10 लाख तक का ओडी दिया जाता है आपको, उसके आगे आपको सीसी दिया जाता है। मार्जिन मनी मुझे बताइए, अगर लेट्स से आपका 75% पहले पैसा दे दिया है, आपको उसके ऊपर और मार्जिन चाहिए तो कितना परसेंट और प्रोजेक्ट का आपको दिया जाएगा? 25% दिया जाएगा। उसमें से खुद के पॉकेट से कितना परसेंट लाना है आपको? 10% अपने पॉकेट से लाना है आपको। 25% गवर्नमेंट देगी, 10% आपको खुद लाना है। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। अब स्टार्टअप इंडिया पे आते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आप याद रखिएगा ये चीज, इस पे भी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको। तो यहाँ पे देखिए अनाउंस किसने किया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2015 में, इंडिपेंडेंस डे को किया हुआ था, 16 जनवरी 2016 को ये क्या हुआ था, लॉन्च किया गया था ये स्कीम। ओके, अब यहाँ पे इसके नीचे पढ़ते हैं थोड़ा सा, जो यहाँ पे हेडक्वार्टर देखिए यहाँ पे स्टार्टअप का डेफिनेशन बताया है, एक बार देख लीजिए प्लीज। इट इज डिफाइंड एज एंटिटी दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, opened less than 10 years ago, opened less than 10 years ago। एनुअल टर्नओवर कितना चाहिए इसका? लेस देन 100 करोड़ का इसका एनुअल टर्नओवर चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे करना है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है स्कीम के अंदर। अब यहाँ पे बताइए मुझे कितने मोबाइल स्टार्टअप्स यहाँ पे देखिए बात करी गई है, कुछ लॉन्च किए गए हैं मोबाइल स्टार्टअप्स, जो यहाँ पे मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स लॉन्च करे गए हैं इसके अंदर 10 लाख यहाँ पे। ओके, स्कीम के अंदर ये इनिशिएटिव क्या है देखिए, इट एम्स टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, लो इंटरेस्ट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ओके, इनिशियल कैपिटल यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने कितना रखा, एलोकेट किया है 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे
साइड करके रखें स्टार्टअप इंडिया के लिए। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मुझे बताइए कितना परसेंट पेटेंट कॉस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंस करने वाली है स्टार्टअप इंडिया के अंदर? 70%, 80%, 90% और 100%। पेटेंट कॉस्ट कितना यहाँ पे गवर्नमेंट ये करे, सब्सिडाइज करे या यहाँ पे पे करे? तो 80% यहाँ पे गवर्नमेंट कवर कर रही है। इनकम टैक्स के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मुझे बताइए आपको किसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ये इनकम टैक्स के बेनिफिट्स आपको अवेल करने के लिए? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम टैक्स बोर्ड का लगेगा, आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का लगेगा, या आपके ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। मुझे बताइए इसमें से किसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको? सी, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है जो हमारा, उनका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। परफेक्ट परफेक्ट, उनका सर्टिफिकेट है। आपको कितने साल के लिए आपका इनकम टैक्स कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगा? मुझे बताइए हाउ मेनी इयर्स आपका इनकम टैक्स, 3 साल तक का इनकम टैक्स यहाँ पे कंप्लीटली आपके लिए यहाँ पे एग्जम्प्ट किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स क्या है? आपको लंबा लंबा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी जो है ना, उसके बदले में अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बहुत प्रोसेस बढ़ाते हैं, बोलते हैं ना बिजनेस चालू करना बहुत डिफिकल्ट होता है चलाने से, वही चीज को यहाँ पे बोला गया है। अब क्या क्या है, सिंगल मीटिंग अरेंज करी जा रही है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह फैसिलिटेट किया जाएगा। एक डाउट सॉल्विंग विंडो रखा जाएगा आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो जो होगा आपके लिए ओपन किया जाएगा और फैसिलिटेट किया जाएगा आपको उससे रिलेटेड। इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या? मुझे बताइए, आपको लगता है कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं इस पे क्वेश्चन? कुछ भी नहीं आने वाला है इस पे। ऐसे डेटा कैसा है, जनरल डेटा है एकदम से ऐसे, तो इसको एक बार पढ़ के खत्म करते हैं इसको। गवर्नमेंट टेंडर्स की बात करी जा रही है। अब बोल रहे हैं कि स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के टेंडर्स प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाएंगे। ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट देता है उनको। मुझे बताइए कितने फेस्ट रखता है गवर्नमेंट एनुअली? कितने फेस्ट एनुअली गवर्नमेंट ये स्टार्टअप्स के लिए रखता है जहां पे लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं? 2 एनुअल फेस्ट होते हैं इनके, देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे ही। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वर्कशॉप करे जाते हैं, अवेयरनेस करे जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप कैन बी डन फ्रॉम फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज। आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हो, एलएलपी खोल सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हो। अच्छा, आप क्या सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्टअप इंडिया के अगेंस्ट रजिस्टर, स्टार्टअप इंडिया के अंडर रजिस्टर हो सकता है क्या? मुझे बताइए। स्टार्टअप क्या होता है ना, इनोवेटिव होता है यार, ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें। इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बताया है कि आपको इधर फर्म चाहिए, आपका एलएलपी चाहिए, कंपनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप अपने नाम पे स्टार्टअप अपना क्या नहीं कर सकता है बिल्कुल उसको। अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ एक पर्सन है, अगर सिर्फ एक पर्सन है, नहीं आते आपको, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना, केस स्टडीज पूछे जाएंगे। और केस स्टडीज भी ना जनरल होते हैं ऐसे कि यार ये पर्टिकुलर आपका एक्टिविटी दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक्टिविटी कहाँ पे एलिजिबल होगा। लेट्स से जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो या ब्राउन फील्ड होगा, आपको एक्टिविटी दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड है, तो आप बता ही सकते हो यार, अगर आपने पढ़ा है उसको एक बार तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। या फिर समझिए आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछा गया आपको कुछ ऐसे कि यार ये पर्टिकुलर चीज यस, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड खुशी आपको पूछे गए हैं इससे पहले भी क्वेश्चंस, वो पूछे जाएंगे। इससे अलग एकदम कुछ नया ऐसे नहीं पूछा जाएगा यार आपको। एक बार पूछा गया था, एक बार केस स्टडीज तगड़े पूछे गए थे, बट स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, उस टाइम पे भी स्कोर काफी अच्छा था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये मानेंगे कि यार 4-5 मार्क्स हमारे ऐसे गैम्बल में जा सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। दैट इज लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो, रिमोटेस्ट से नहीं होगा अदरवाइज, आप टेंशन मत लीजिए उसका। अब फेमस स्टार्टअप्स जो है, मैंने आपको बोला था आपको एक बार स्टार्टअप्स देख के जाने हैं। लीगल और पॉलिटिकल में बहुत कंफ्यूजन है, हम देख लेंगे यार, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना उसको, लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको क्लियर कर लेंगे हम। स्किल इंडिया की बात करते हैं। ओके, स्किल इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है ना, इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, कौन से साल में लॉन्च हुआ था, ये मुझे बताइए, ईयर बताइए, सिर्फ ईयर बताइए प्लीज। कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? वंस अगेन 2015 में लॉन्च हुआ था, 15 जुलाई को। 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है इंडिया के। ओके, 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करने का यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मिशन बनाया है। देखिए यहाँ पे ये एनएफडीसी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है। जुलाई 31, 2008 में सेक्शन 25 कंपनी है ये। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 25 कंपनीज, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज से रिलेटेड सेक्शन है, उसके अंदर ये रजिस्टर हो चुका है।
पीपीपी मॉडल है, पीपीपी का फुल फॉर्म बताइए मुझे, लास्ट टाइम आपने इसका फुल फॉर्म में भी मेसअप किया था। सेक्शन 8 कंपनीज हमारे पुराने 1956 के हिसाब से, परफेक्ट। अभी हम लोग इसको सेक्शन 25 के अंदर पढ़ते हैं। पीपीपी का फुल फॉर्म बताइए। यस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये मॉडल है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एनएसडीसी का यहाँ पे फॉर्मेट बता रहे हैं ये लोग। ओके, यहाँ पे देखिएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है 49% इसमें होल्ड करता है शेयर कैपिटल, और प्राइवेट सेक्टर का 51% है। ओके, प्राइवेट सेक्टर का 51% है अभी। अच्छा, अभी का सेक्शन 8 कंपनी है वो, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का 51 है। इसमें वैसा मत करिएगा, याद रखिएगा कि गवर्नमेंट का कितना है यहाँ पे, एमएसडीसी का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, 49% होल्डिंग है यहाँ पे। कितने सेक्टर्स है मुझे बताइए, यहाँ पे कितने सेक्टर्स पे फोकस किया गया है एमएसडीसी के अंदर, आपके 21 सेक्टर्स पे फोकस किया गया है। यहाँ पे हर एक सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, यहाँ पे कैटलाइज किया गया है इस चीज को, स्किल डेवलपमेंट को कैटलाइज बनाया गया है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे टू क्रिएट लार्ज क्वालिटी एंड ये जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको बढ़ाने के लिए हमारे, जो समझो मैंने एक यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया है जो यहाँ पे कुछ स्किल इम्पार्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं पे उसको सपोर्ट करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे पार्टनरशिप है, यहाँ पे उसकी भी बात करी जा रही है, आगे कहीं पे बात करी गई है उसकी। देखिए यहाँ पे ये सब जो है, इस पे आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। आप एक बार इसको रीड करना चाहते हो रीड करिए, अदरवाइज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मोर एस्पिरेशनल to transform India into the skill capital of the world। स्किल कैपिटल बनाना, मुझे ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स बताइए जहां पे ऐसे स्किल डेवलपमेंट होता है। कभी आपने ऐसे कोर्सेरा पे गए हो क्या, कभी यूडेमी पे जाके आपने कोई कोर्सेज देखे हैं कभी, यूडेमी, कोर्सेरा, कैम्बली, कभी देखा है क्या आपने? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऐसे मॉड्यूल्स आपके, स्किल शेयर होता है, स्किल शेयर भी है, 1000 मॉड्यूल्स। अगर आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी देखोगे अगर ऐसे गवर्नमेंट का भी, तो उसको भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे ही यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो यहाँ पे स्किल्स इंपार्ट करते हैं। बट आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है पूरा मार्केट। ये अभी भी यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्किल्स इंपार्ट नहीं हो रहे। ऑल्दो आप ऐसे देखोगे कितना मटेरियल फ्री में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, बट सब कुछ अभी भी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है। बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं है इसका, है भी तो उसका यूसेज प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाए, कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाए वो। ओके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनको कौन से बनाने हैं, मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है हमारा इस प्रोजेक्ट का। कौन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी? एनएसडीसी हमारा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है इसका। ओके, इसके ऑब्जेक्ट्स एक बार पढ़ लीजिए। मुझे बताइए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर फंडिंग सपोर्ट बोल रहे हैं यार यहाँ पे, मुझे एक मिनट दीजिए, पानी पीने के लिए प्लीज। ये जो ट्रेनिंग सेंटर समझो आपने खोला, नो जस्ट माय थ्रोट, ये जो समझो आपने ट्रेनिंग सेंटर खोला है, तो ट्रेनिंग सेंटर का कितना परसेंटेज यहाँ पे प्रोजेक्ट का यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा? मुझे बताइए फंडिंग का कितना फंडिंग सपोर्ट मिलेगा आपको? तो वंस अगेन 75% तक का आपको यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल रहे हैं, मतलब आपका प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट जो भी लगेगा या एसोसिएटेड आइटम्स होंगे आपके, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा डालेगा आपको, ऑपरेशंस में सपोर्ट करेंगे। बेसिकली आपको 3 साल तक का ट्रेनिंग मैंडेट वगैरह दिया जाएगा वहां पे, कि 3 साल तक का सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। अब इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे। आज के यूथ को क्या करना है ना, यहाँ पे हार्नेस करना है, हमको मोटिवेट करना है, स्ट्रीमलाइन करना है कि हमारी कंट्री का रैपिड प्रोग्रेस हो, जिसकी वजह से यहाँ पे एशियन, आप मुझे बताइए एशिया की कौन से यहाँ पे 2 बड़े इकोनॉमीज हैं जिन इकोनॉमीज से इंडिया आज के टाइम पे बहुत ही कंपेरेटिवली ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है? 2 इकोनॉमीज की बात करी जा रही है,
यस, नो प्रॉब्लम आराधना। दो यहाँ पे इकोनॉमीज की बात करी जा रही है जो कि चाइना है और इंडोनेशिया है, चाइना है और इंडोनेशिया है। यस, आपको ये भी शायद आपको पूछा जाए। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी पॉलिसी की बात करी जा रही है। ये भी वंस अगेन बहुत ही ज्यादा जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको एक बार देख लीजिए आप, है ना। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें से आपको पी डॉट जो बोला जाता है, इसमें आपको एक दो ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे कितने घंटे तक का इसका ट्रेनिंग होता है पी डॉट के अंदर? नो प्रॉब्लम। पी डॉट के अंदर कितने घंटे तक का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है? मैक्सिमम 160 आवर्स का ट्रेनिंग होता है। मुझे एक बार बताइए मिनिस्ट्री कौन सा है, कौन सा मिनिस्ट्री है यहाँ पे? दो मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन है यहाँ पे जो पी डॉट को कंडक्ट करता है। सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो MSDE है और ME है, ये दोनों मिनिस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से ये कंडक्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पे बेसिकली शॉर्टर वेरिएंट ना सिर्फ एक दिन का भी प्रोग्राम होता है और लंबा वेरिएंट जो तो 160 आवर्स का भी यहाँ पे दिया जाता है। ओके, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे TOT क्या है? ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये सिखाता कौन है? चलो यार, ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, ओरिएंटेशन दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो, जाके काम करते हो ना, उस कंट्री से लैंग्वेज कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग कौन करता है? यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है कि मैं ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो TOT प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मैंने जैसे ही वो TOT किया तो मैं ये पी डॉट की ट्रेनिंग आपको इम्पार्ट कर सकती हूँ। इज दिस क्लियर? अभी क्लियर है TOT और पी डॉट क्या है? ओके, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये मिसलिनियस चीजें कुछ आपको यहाँ पे करनी है। देखिए, आपको 3 से 5 साल तक का यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो जापान भेजा जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से कंट्री से रिलेटेड है ये। जापान भेजा जाता है आपको, और फिर आपको वहां पे क्या है, बेसिकली इधर आके आप उन्हीं कंपनीज में जॉब्स वगैरह ले लेते हो। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्रीज के नाम देखिए यहाँ पे 3 इंडिया के मिनिस्ट्रीज और एक जापान का है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर वेलफेयर ऑफ जापान। जापान का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर है जापान का मिनिस्ट्री, इन्होंने MOU साइन किया गया है। किस चीज रिलेटेड? टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, TITP का। ओके, अब इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे वंस अगेन जनरल चीजें दी गई है सारी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का यहाँ पे राइजिंग डिमांड है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हमें करना है, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए हमें चाहिए ये। तो गवर्नमेंट बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रहा है। बजट में भी बहुत बड़ा हमें एक ये दिखा है कि यार बजट में बहुत सारा एक ये निकाला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने के लिए निकाला गया है। अब बॉटलनेक्स की बात करी जा रही है। हमने बॉटलनेक्स जो हमें आगे पढ़ने वाले हैं, बॉटलनेक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एरियाज जहां पे जो एक ऑब्स्टिकल बने हैं या जो कुछ ऐसे इश्यूज है, उसको हम बॉटलनेक बोलते हैं। ओके, यहाँ पे टाइमली यहाँ पे क्वालिटी मैनर में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलने के लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे पैसे डालने हैं। वही यहाँ पे चीजें देखो दी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है देखिए यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू DNB's एस्टिमेट्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ये 10.4% GDP का इतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम करने वाले हैं FY25 तक। ओके, एस्टिमेटेड यहाँ पे FY15 का 7.5 था। ये याद रखना है आपको, प्लीज इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना है। सेकंड स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% FDI अलाउ कर दिया है। सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे आपको रोड दिया जाएगा, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% FDI लाया गया है। और GDP का 10.4% यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में FY25 तक। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का नीड क्या है इंडिया में? मैं सिर्फ इतना आपको हाईलाइटेड मटेरियल पढ़ाने वाली हूँ। एंटरप्रेन्योर्स क्या है? चेंज एजेंट्स है हमारे कंट्री के, हमारे इकोनॉमी के। वो स्पार्क प्लग्स हैं जो पूरे इकोनॉमी का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करते हैं ये लोग, क्या फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म करते हैं। मतलब सेविंग्स पड़े हैं मेरे कहीं पे, उठा के मैं बिजनेस में डाल रही हूँ, इकोनॉमी में डाल रही हूँ, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एक रीजनल डेवलपमेंट होता है। और सेकेंडली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इकोनॉमिक पावर का, उसको क्या करते हैं यार, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेल्थ को पूरा। ओके, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है। वंस अगेन मैंने जैसे बोला, रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं सारा, भले लेबर हो, लैंड हो, इकोनॉमी यहाँ पे
सॉरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, मतलब क्या है यहाँ पे लेबर पुल करते हैं वो सोसाइटी से। सेकेंडली कैपिटल यहाँ पे लाते हैं, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है बहुत ज्यादा। एस्टैब्लिश करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज, पीछे हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं ना, लाइन में पीछे के भी काम जो होते हैं बैकवर्ड जाते हैं, यू नो, दे इवन गो बैकवर्ड, दे इवन गो फॉरवर्ड, चेन में आगे का पीछे का पूरा काम यहाँ पे पूरा एक जो लिंक होता है ना पूरा सेट करता है हमारी इकोनॉमी। मतलब हम क्या है, डिपेंडेंसी कम हो जाती है हमारी। ओके, कंपनी एक कंट्री का एक्सपोर्ट बिजनेस भी प्रमोट होता है। अब यहाँ पे बॉटलनेक्स की बात करी जा रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ में। मुझे बता सकते हो हमने कौन से बॉटलनेक्स की पढ़ाई करी थी यहाँ पे, कौन से बॉटलनेक्स हैं? एक फाउंडर को लगता है कि यार हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है यार, नॉइज, परफेक्ट नॉइज क्रिएट होता है, किस चीज से होता है? मीडिया में नॉइज क्रिएट होता है, हमारा वेंडर्स वगैरह नॉइज क्रिएट करते हैं, उस नॉइज के बीच में हम लोग हमारे ग्रोथ पे फोकस करना बंद कर देते हैं, या फिर वो नॉइज होता है वो सिर्फ आवाज ही होती है बस, अंदर खाली होता है वो हमारा जो बिजनेस है वो। लैक ऑफ मनी, यस, फंडिंग का प्रॉब्लम होता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। ओके, फंडिंग के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ज्ञान भरा हुआ है, उन्होंने दिया है कि यार हमें कहाँ पे स्केल अप करने के लिए पैसा चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी सेल्स एनेबल करने के लिए यहाँ पे, या बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज में यहाँ पे आपको, हाँ काफी क्वेश्चन है एमटीबी में, बट वो जनरल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। there is I don't think anything can prevent you from answering these things correctly. Okay, you have such knowledge, एकदम जनरल चीजें हैं ये। अब देखिए यहाँ पे लोन्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, लोन्स रीपेड इन लेस देन 7 years टिपिकली इनकर और लेस देन 10% इंटरेस्ट रेट, और ये आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ फंडिंग के बारे में दिया हुआ है। अब फंडिंग किस किस चीज के लिए लगता है वो बताया गया है, बॉटलनेक्स की बात करी जा रही है। टू मच नॉइज मैंने आपको बताया, लाइमलाइट का मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, आपका नॉइज क्रिएट करने का मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे। छोटा नेटवर्क नहीं होता है लोगों के पास ऐसे, तो फ्लैशी मार्केटिंग जो होता है ना, या फिर वायरल कैंपेन्स आपको सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बनाते यार। आपका यहाँ पे रेजिलियंस होना चाहिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड होने चाहिए आपके, उससे आपका बिजनेस जो होगा ये आगे बढ़ेगा। सपोर्टिव नेटवर्क होना चाहिए खुद का, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है वो यहाँ पे। तो इज द ब्रांड प्राइमरीली लोग, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ और वही चीजें दी गई हैं देखो, जो ओवर द पीरियड आपको यहाँ पे करना पड़ता है। नेटवर्किंग ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस के। अब ग्रोइंग टू मच सून, कुछ बिजनेसेस होते हैं ना तो बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी इंटर्न? एना हैथवे की मूवी है द इंटर्न करके, उसमें कि नो सीनियर सिटीजन को एज एन इंटर्न वो हायर करते हैं। नहीं देखा है क्या आपने? अच्छा, आपको पता है ना कि स्टार्टअप्स में बहुत बार क्या होता है, फाउंडर्स ना दूसरे सीईओज को लेके आते हैं। ओके, फाउंडर्स कुछ सीईओ नहीं होते हैं, बहुत बार वो क्या करते हैं ना दूसरे सीईओज बिठाते हैं। कब करते हैं वो? जब बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ जाता है उनका। जब बिजनेस बढ़ जाता है तो उनको रियलाइज होता है कि यार वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो कभी कभी इट्स बेटर टू ग्रो स्लोली, अच्छे से यहाँ पे ग्रो करना धीरे धीरे बट सस्टेन कर पाना उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही चीजें यहाँ पे दी गई हैं, दैट्स इट। स्ट्रेटेजिक आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिस नहीं करने हैं, आपको पिवट करने का विलिंगनेस होना चाहिए आपका, यही चीज यहाँ पे बोली गई है। दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर में। मुझे यहाँ पे आपको दो यहाँ पे आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डेफिनेशंस है आपको याद रखने हैं। कीथ डेविस क्या बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? सारे कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे बिजनेस को अफेक्ट करता है ना, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाता है, जिसमें एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एंड्रयूज क्या बोलता है कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट है। हम लोग ना हमारे सिलेबस में एंड्रयूज के डेफिनेशन को फॉलो करने वाले हैं। एंड्रयूज क्या बोलता है? सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि पेस्टल हैं, PESTL, मुझे बताइए कौन से फैक्टर्स हैं ये? P stands for what? P stands for what? P stands for political, E stands for चलो जल्दी बताइए यार, पेस्टल हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और कौन से एनवायरनमेंट पढ़े हैं हमने? E stands for इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S stands for सोशल एनवायरनमेंट, T stands for टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड L स्टैंड्स फॉर लीगल फैक्टर्स। ओके, ये पेस्टल है जो हमें पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए यहाँ पे, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? ए इंटरडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, सी क्या होता है? स्टैटिक होते हैं, डी क्या होता है? डायनामिक होता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या स्टैटिक नहीं होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या होता है? डायनामिक होता है, या इंटरडिपेंडेंट होता है फैक्टर्स सारे। ऐसे रैंडम चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे सारे होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को
अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जो एक इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करते हैं या एक बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे। कुछ जनरल होते हैं जो ओवरऑल हर इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। इंटर रिलेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फैक्टर जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को भी यहाँ पे हिट कर सकता है। इंटर रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि आज हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, वैसे हमारे ईटिंग हैबिट्स हमारा चेंज हो रहे हैं, हमारे अपैरल हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, हमारे प्रायोरिटीज चेंज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो जाते हैं। अनसर्टेन है, डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, और रिलेटिव है। अब इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए ना, आपको पढ़ने चाहिए यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे बताइए कौन से हमारे फैक्टर के अंडर वो आता है। ओके, 5% का यहाँ पे हमारा टैक्स रेट चेंज हो गया है या बढ़ गया है, ये कहाँ पे आएगा मुझे बताइए, कौन से फैक्टर के अंदर आएगा ये? हमारे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फैक्टर होगा, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर बोला गया है यहाँ पे। बट अगर प्राइमा फेशिया देखा जाए ना, प्राइमा फेशिया देखा जाए ना, तो आपको समझेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि क्या कॉम्प्लेक्स है यार। ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि 5% जो है ना एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए में भी छोटा होगा, बट ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए वो 5% का ग्रोथ कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पे थाउजेंड्स करोड़ में आता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में डाला है ये चीज, बट प्राइमा फेशिया आपको समझेगा नहीं, तो इसीलिए ये एग्जांपल प्लीज पढ़ के जाइए। पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे होंगे, मैं हमें अभी क्लासिक एग्जांपल जैसे मैंने आपको क्लास में दिया था रजत, कि आपको पता है अभी ऑयल प्राइसेस अफेक्ट हुए हैं। क्यों अफेक्ट हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, जिसकी वजह से हमें कम प्राइसेस पे यहाँ पे ऑयल मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल का प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हुए, बहुत ही ज्यादा ऐसे प्योर पॉलिटिकल फैक्टर हो गया वो यहाँ पे। ओके, वेरएज मैं और एक चीज बता सकती हूँ आपको कि यार कहीं कहीं पे स्टेट रिलेटेड लॉज होते हैं। ओके, कुछ स्टेट्स बोलते हैं कि यार हम ऐसा लॉ हमारे इधर हम इतना इतना परसेंटेज चार्ज करेंगे टैक्सेस। कुछ स्टेट्स बोलेंगे कि हम इतना ज्यादा टैक्सेस चार्ज नहीं करेंगे। ये भी पॉलिटिकल क्या हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। ये जो पार्टी जहाँ पे वो वैसे वैसे फैक्टर्स डिसाइड करेंगी वहां के कंपनीज के लिए। या फिर और एक यहाँ पे समझिए, कुछ यहाँ पे स्टेट्स ऐसे होते हैं ना, दे आर विलिंग टू लेट द इंडस्ट्रीज इन। कुछ स्टेट्स होते हैं ना जो रिजिड होते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज को आने नहीं देते, क्योंकि उनके दूसरे प्रायोरिटीज होते हैं, जैसे कि क्या कि हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा आपके इंडस्ट्रीज के आने की वजह से। फिर वहां पे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है इंडस्ट्री के वहां पे एस्टैब्लिश करने की। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए सारे। ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल और सेकंड कौन से में आपको कंफ्यूजन हो रहा था। somebody said कि यार कंफ्यूजन है, पॉलिटिकल और कहाँ पे कंफ्यूजन है आपको? लीगल में कंफ्यूजन है। लीगल वाला पढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ऑफन अ बिजनेस विल नीड टू चेंज हाउ इट ऑपरेट्स फॉर लीगल रीजंस। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर आज केसेस चल रहे हैं कि आप ना हमारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, फेसबुक सस्टेन कर लिया। समझो कल जाके अनअकैडमी हमारा इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंपनी के साथ शेयर कर रहा है, तो ये लीगल होगा क्या मुझे बताइए? Will that be legal? हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हम लोग अनअकैडमी के ऊपर डाल रहे हैं या कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप डाल रहे हो, क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं। तो ये लीगल रीजंस है। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, देखिए यहाँ पे कि कुछ कंपनी सेम इंडस्ट्री के डेटा ब्रीच कर रहे हैं, तो बाकी बिजनेसेस को ना उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है। ये सब लीगल फैक्टर्स आ गए हमारे। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे आते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा ना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ना हमारा टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाता है बहुत जल्दी। ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे पहले डीवीडी प्लेयर्स यूज किए जाते थे, सीडी प्लेयर्स यूज किए जाते थे, आज के टाइम पे हम सब कुछ नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहे हैं। यही एक एग्जांपल है सबसे बड़ा। इनोवेशन ना बहुत ही ज्यादा बिजनेस एनवायरमेंट्स को अफेक्ट करता है यार। अब आते हैं सोशल फैक्टर्स पे। सोशल फैक्टर्स का एक एग्जांपल है जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिया, बहुत बार हमारे एमटीपी में भी देखा गया है कि आपने बेल बॉटम के जो पैंट्स जहाँ पे चलते हैं, वहां पे आपने यहाँ पे स्ट्राइपी पैंट्स या फिर समझो वहां पे आपने स्ट्रेट लेग्ड पैंट्स यहाँ पे बेचे या सॉलिड कलर के पैंट्स बेचे, तो वहां पे चलेगा नहीं। ये कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया है सोशल का। जैसे हमारे ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, ये सोशल में आता है। सोशल एनवायरनमेंट में ये भी आता है कि यार यहाँ पे आपका डेमोग्राफिक या ये क्या है,
डेमोग्राफी क्या है, यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समझो आपको यहाँ पे हॉस्टल ओपन करना है, तो कहाँ पे ओपन करोगे आप, जहाँ पे एजुकेशन हब है, पुणे जैसी सिटी में जाके ओपन करोगे आप। ओके, समझो मेस खोलनी है तो वहीं पे ओपन करोगे जहाँ पे यूजुअली इंडस्ट्री है समझो, या फिर समझो यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं। ये सोशल फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। ओके, इकोनॉमिक एनवायरमेंट तो आपको पता है, इकोनॉमी अफेक्ट करता है कंज्यूमर को। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, इकोनॉमी में अगर रिसेशन चल रहा है तो एक कंज्यूमर लग्जरी गुड्स पे कितना स्पेंड करेगा। ऑप्शन क्या थे, लेस स्पेंड करेगा, बी लिखा था एक्सेसिव स्पेंड करेगा, सी तो लेस आपको सिलेक्ट करना था। आई वाज रियली मैड कि यहाँ पे लोगों ने वो भी गलत आंसर किया था लास्ट टाइम। मेरा एसी नहीं चल रहा तो कम स्पेंड करेंगे वहां पे ऑफ कोर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स या केस स्टडीज आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे 10 फैक्टर्स हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है हमारा इंडेक्स। एक बार प्लीज सारे के सारे इंडिकेटर्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। सारे इंडिकेटर्स का लिस्ट कहाँ पे, लेट्स जस्ट सी दैट। ये सारे इंडिकेटर्स है, देखिएगा। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, अभी मुझे बताइए इंडिया का रैंक कितना है, 63rd रैंक है इंडिया का अभी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। मुझे बताइए कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये इंडेक्स दिया हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने इंडेक्स दिया हुआ है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, IMF, बी दे रही हूँ वर्ल्ड बैंक, सी दे रही हूँ मैं RBI, डी वो दे रही हूँ मैं DPIIT। किसने इंडेक्स दिया हुआ है ये, ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है। यहाँ पे हमारे 10 ऐसे आपके सामने इंडिकेटर्स हैं, जो ये इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमारा ये इंडेक्स ये नंबर्स रैंकिंग दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टर करना प्रॉपर्टी को, क्रेडिट कैसे मिला जाता है आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कैसे करते हो आप, टैक्सेस कैसे पे करते हो आप, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स कैसे है आपके, फिर आपके एनफोर्स कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी अगर होती है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये 10 फैक्टर्स हैं। आई थिंक ये नीचे वाले फैक्टर्स ना आपको ध्यान में नहीं रहते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। टैक्सेस वाला, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। इंडिया अभी ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में बहुत ज्यादा आगे क्या है, जब से वो IBC आया है हमारा। ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको भले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में यार। मुझे बताइए कितने सेक्टर्स में इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, बहुत ज्यादा, कितने सेक्टर्स में इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। हाउ मेनी सेक्टर्स सामने दिख रहा है आपको, 6 सेक्टर्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज लाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका, हमने स्पाइस वाइज फॉर्म जो था, एजाइल फॉर्म, स्पाइस फॉर्म, वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। क्रेडिट जल्दी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे भी यहाँ पे काम किया हुआ है उस इंडिकेटर पे, और कॉन्ट्रैक्ट्स के एनफोर्समेंट पे भी काम किया गया है। मुझे बताइए यहाँ पे कितना अमाउंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। कितने अमाउंट तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके जिसके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का प्रायोरिटी दिया जाता है उनको। देयर वाज वन ओवर हियर, लेट मी जस्ट चेक। ओपन किया है तो उसको देख लेते हैं। देखिए 3 लाख एक देखिए यहाँ पे कमर्शियल को 2015 में यहाँ पे बोला गया है, पहले ना 1 करोड़ के ऊपर आपका अमाउंट होता था ना, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं मुझे बताओ। हर टाइप का यहाँ पे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कवर होगा। 1 करोड़ का या उससे ज्यादा का होता था तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाता था, प्रायोरिटी दी जाती थी। बट अभी सिर्फ 3 लाख भी आपके इन्वॉल्व है ना पैसा, तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, स्पीडियर डिस्पोजल दिया जाएगा। स्पीडियर डिस्पोजल, आप मुझे बताइए 1 करोड़ से 3 लाख पे अमाउंट लाया गया है। सो बहुत ज्यादा यहाँ पे भी इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंप्रूवमेंट दिखाया हुआ है। ओके, अब मुझे और एक चीज है, 1-2 चीजें आपको याद रखनी है इसमें से। अच्छा, ब्रिक्स के कंट्रीज जो है हमारे इन्वॉल्व है, 5 कंट्रीज, उसमें कितने कंट्रीज हैं। नो लेट्स जस्ट सी यहाँ पे। इंडिया इज द फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप इन्वेस्टर्स, ये याद रखिएगा। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, ओके, 2 साल कॉन्जिक्यूटिवली इंडिया यहाँ पे टॉप इम्प्रूवर रहा है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इम्प्रूवर्स ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ पे
India has recorded highest improvements in 2 years by any large country since 2011. ओके 6 यहाँ पे सेक्टर्स है जहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाया है इंडिया ने. अब लास्ट आपको यहाँ पे चीज क्या याद रखनी है कि इंडिया ने कितने पोजीशंस इंप्रूव किया है. 63 पे आया है 77 से. तो कितने पोजीशंस इंप्रूव हुए हैं मुझे बताइए, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है. 77 से 63 पे आया है इंडिया. प्लीज माइनस करके बताइए मुझे. 77 माइनस 63 14 पोजीशंस इंप्रूव करे हैं. 14 पोजीशंस इंप्रूव करे हुए हैं. ओके ये सारी चीजें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंडिकेटर वाइज यहाँ पे डीटीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए प्लीज मुझे. डीटीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए. बस एक लास्ट चैप्टर करना बाकी है. डीटीएफ का फुल फॉर्म बताइए प्लीज मुझे. बोलो बोलो. डिस्टेंस टू फ्रंटियर. ओके एक इंडिकेटर पकड़ा जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा उस पे परफॉर्म कर रहा है, उनका स्कोर क्या है वहां पे. और फिर इंडिया का उस जो सबसे जो फ्रंटियर में जो होता है ना उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है. पर बोल रहे हैं कि इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे डिस्टेंस टू फ्रंटियर में जो है ना वो भी गैप कम किया हुआ है. ओके 60 ओके यू रिमेम्बर दैट वन कि 67.3 कहाँ पे है वो, प्लीज मुझे बता सकते हो कहाँ पे है वो 67.3. ठीक है ये वाले फिगर्स आपको याद नहीं रखने हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. आपको नहीं ध्यान रखना है. स्टार्टिंग द बिजनेस ये सब भी आपको नहीं याद रखना है बिल्कुल. एक्सेस टू क्रेडिट नहीं याद रखना है आपको. इसके अलावा ये एक्सेस टू ये जो हमारे पॉइंट्स है ना ये कहाँ पे पढ़ने हैं आपको मैं आपको बताती हूँ. नाउ दीज पॉइंट्स व्हेन दे आर कवर्ड अंडर डीपीआईआईटी का इंडेक्स वहां पे आपको पढ़ना है कि इंडिया ने ना हमारे गवर्नमेंट ने कौन से एग्जैक्टली स्टेप्स लिए हुए हैं. स्टैटिस्टिक्स याद नहीं रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं आपको कि यार देखिए यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्म लाया गया है स्पाइस. उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है मुझे बताइए. आपको एक पैन मिलता है, टैन मिलता है, डिन मिलता है आपको. फिर उसके अलावा आपको और क्या मिलता है इसके अंदर, पैन टैन डिन मिलता है. और क्या मिलता है आपको, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है इसके अंदर. आपको नेम रिजर्वेशन मिल जाता है, नेम रिजर्वेशन मिल जाता है. वैसे एक एजाइल फॉर्म को स्पाइस फॉर्म के साथ इन्होंने क्या किया हुआ है. इसके साथ ही आप क्या अप्लाई कर सकते हो, जीएसटी ईपीएफ और ईएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो. जीएसटी ईपीएफ और ईएसआई के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. और क्या आप कर सकते हो, आरयूएन रिजर्व यूनिक नेम के अंदर आप अपना नाम ना रिजर्व करके रख सकते हो. रिजर्व यूनिक नेम है इधर, उस अपना नाम आप क्या कर सकते हो, डीएससी के बिना ही आप क्या कर सकते हो, विदाउट विदाउट द यूसेज ऑफ डीएससी आप अपना नाम भी रिजर्व कर सकते हो. मुझे बताइए कितना अमाउंट आपका यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल होगा तो आपका इनकॉर्पोरेशन फी 0 होगा. इनकॉर्पोरेशन फी आपका 0 होगा अगर आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा प्लीज मुझे बताइए. 15 लाख के ऊपर का ऑथोराइज कैपिटल है तो आपको 0 इनकॉर्पोरेशन फीस लगेंगे यहाँ पे. ओके इसके अलावा आपको और क्या बोला गया है कि मुंबई शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको बिना किसी कॉस्ट की रियल टाइम पे आपको यहाँ पे लाइसेंस यहाँ पे मिल जाएगा. दैट्स इट. और जीएसटी में आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे देने का जो रिक्वायरमेंट था वो एलिमिनेट किया गया है. कंस्ट्रक्शन परमिट्स में क्या क्या बोला गया है, कुछ बायलॉज की बात करी जा रही है, दिल्ली में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं. आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, डीम्ड अप्रूवल दिया जाएगा अगर टाइम पे यहाँ पे आपको परमिट्स नहीं मिलते हैं तो. ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या करेगा, पूरा ट्रैक करेगा ये सारी चीजों को कंप्लीटली. सिंगल विंडो सिस्टम बिठाया गया है यहाँ पे. सारे डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करे गए हैं सो ये परमिट्स आपको बहुत ही आसानी से मिले. ओके अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जा रही है. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टैटिस्टिक्स है जो याद रखना है. एक लाइन खरीदने के लिए आपको दिल्ली में मैक्सिमम कितना पैसा देना पड़ेगा, 25,000 देना पड़ेगा. यहाँ पे क्रेडिट में बात करी जा रही है यहाँ पे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के टाइम पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी वजह से अभी क्रेडिट भी हमें बहुत आसानी से मिल रहा है. टैक्सेस की बात करते हैं, कितने टैक्सेस जीएसटी में यहाँ पे इंटीग्रेट करे जा रहे गए हैं मुझे बताइए. हाउ मेनी टैक्सेस आर इंटीग्रेटेड इन जीएसटी टैक्स अंडर जीएसटी. 17 टैक्सेस हैं. 17 indirect central and state taxes have been integrated under GST जिसके वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट्स यहाँ पे कम हो गए हैं. कंपनी का इनकम टैक्स रेट भी 30% से 25% कर दिया है अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है तो.
ओके, बस बाकी चीजें आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स की बात करते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, सिर्फ 5% गुड्स जो है ना यहाँ पे फिजिकली इंस्पेक्ट करे जाते हैं। आपको सेल्फ सीलिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पे एक न्यू पोर्ट का नाम दिया है, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो यहाँ पे एक फोर्थ कंटेनर टर्मिनल वगैरह बनाया हुआ है। ये भी याद मत रखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब याद रखने की। ओके, आपको क्या रखना है यहाँ पे कि एडवांस बिल ऑफ एंट्री आपको ऑनलाइन देने का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आपको क्लियरेंस प्रोसेस जो होता है ना पहले ही चालू कर देता है। आपका गुड्स आने से पहले पोर्ट पे आपका क्लियरेंस प्रोसेस पहले ही चालू किया जाता है। ओके, कुछ एक नया टर्मिनल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, अदानी सीएमए मुद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी यहाँ पे एक जिक्र किया गया है, बट आज सच आपको इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, ई संचित पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जो स्विफ्ट नाम दिया गया है, यहाँ पे सिंगल विंडो इंटरफेस को ट्रेड के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है इसको। ओके, अब एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको बताया 3 लाख या उससे ज्यादा का आपका यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है तो आपको स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आईबीसी के अंडर सेक्शन 42 के अंदर यहाँ पे क्या किया गया है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। आईबीसी के अंदर आपको यहाँ पे एक लिमिटेड पीरियड टाइम पीरियड में सारे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस आपके दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे एक बोलते हैं ना इंटीग्रिटी के साथ किया जाएगा वो चीज ऐसे, तो वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया हुआ है। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट यूटीज, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आगे सारा इंफॉर्मेशन आपका जनरल है, तो आप एक बार रीड कर लेंगे क्या खुद से एक बार ये सब। यहाँ पे स्टेट्स की बात करी जा रही है कि 19 स्टेट्स ने क्या क्या यहाँ पे क्या किया हुआ है, लाइसेंसेस वगैरह का काम यहाँ पे लिबरलाइजेशन लाया है। 21 स्टेट्स ने यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम लाया है। 16 स्टेट्स ने परमिट्स वगैरह यहाँ पे कम कर दी थी। ये सारा यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है। दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम, नहीं आएगा ये एग्जाम में आपको, बट एक बार आपको उसको फिर भी देख लेना है। लास्ट, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, तो आप मुझे बताइए आज इसको कवर करना है या कल करना है कवर इसको। 15 मिनट में हम इसको फिनिश कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी है क्योंकि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके लिए पोल लेती हूँ, आप मुझे बताइए कि आज कर लेते हैं, करना है या कल कर लेंगे। सो अगर आपको आज करना है तो आप ट्रू पे क्लिक करिए, आज करना है तो ट्रू पे क्लिक करिए, कल करना है तो फॉल्स पे क्लिक करिए प्लीज। हम कल 20-25 मिनट में इसको फिनिश कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है वो। मुझे टाइम बता दीजिए प्लीज। यहाँ पे काफी लोगों ने बोला है कल कर, चलो मुझे टाइम बता दीजिए, कल करना ही है तो टाइम बता दीजिए, चलो जल्दी जल्दी बताओ तो हम एंड कर देते हैं यहाँ पे। रात में करना है कल, कितने बजे करना है रात में? 9 o'clock का शेड्यूल कर दूं मैं रात का? 9 बजे का आधे घंटे का सेशन रहेगा, प्लीज आके करिए। मैं क्यों बोल रही हूँ कल करने का, क्योंकि ये टॉपिक में ना बहुत सारी चीजें याद करने लायक हैं। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें जो फैक्चुअल हैं, जनरल चीजें कुछ है नहीं यहाँ पे, इसीलिए इसको थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना जरूरी है। हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं काफी टाइम से। लीडर बोर्ड देखना है आपको? नहीं दिखा रहा है वो लीडर बोर्ड, कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जैक्टली। तो कल कर लेते हैं इसको, कल 9 बजे फिनिश कर लेते हैं हम लोग। चलो हम एंड करते हैं ये सेशन अभी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक लास्ट चीज बोल के जाऊंगी मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमटीपी के क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करिएगा। ओके, आप प्लीज एमटीपी के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स हो चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट हो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, क्योंकि नहीं करोगे ना एग्जाम में दिखेंगे आपको वो चीजें, तो प्लीज इसको कर लीजिए। मैं आपका 4th को टेस्ट लेने वाली हूँ और प्लीज शो अप इन द क्लास टुमारो 9 PM। सी यू गाइस, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और कुछ ज्ञान देके आप प्लीज जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, सी यू एट नाइट टुमारो। बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।